हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण का जो आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ हम पहला शब्द भेद के बारे में जानेंगे। शब्द भेद के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और उसके उपभेद कितने होते हैं, पहला हम पढ़ेंगे शब्द भेद। यहाँ पर हम शब्दों के भेद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों के लिए शब्द के दो भेद बताए गए हैं, जिनमें प्रथम है प्रयोग के आधार पर और द्वितीय है उत्पत्ति के आधार पर। मतलब प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जो कौन कौन से? अभी देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द यानी इन सिंपल में बोले जाए तो विकारी मतलब परिवर्तन होना। ठीक है, जिस शब्द में आपको परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे कि लड़का का लड़के, लड़कों, तो इधर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, शब्द में परिवर्तन होता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। उसे अव्यय भी कहा जाता है। सही है। अभी अविकारी शब्द, जिसमें आप अविकारी वही होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उसे अविकारी कहते हैं। और विकारी शब्द के कितने उपभेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। पहले हम जान लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। हम एक एक लाइन वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले जैसा मैंने बोला कि विकारी शब्द, विकारी वे शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदले जाते हैं। जैसे कि लिंग के आधार पर, जैसे लड़के का फिर क्या होता है, वचन, एक वचन, दो बहुवचन। जैसे लड़का है लड़के हो जाता है, लड़की है तो लड़की हो जाता है। कारक के आधार पर भी बदला जाता है। ठीक है, जैसे लड़के, लड़के, लड़कों आदि के अन्य रूप जिसे मैं बताया था आपको। ठीक है, अभी विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? कुल 4 भेद होते हैं। जैसे इधर दिखा था आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव को क्या कहें? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु, ये मार्कर है मेरे पास, तो मार्कर एक वस्तु का नाम है। ठीक है, तो मार्कर मतलब एक कलम बोल दो। ठीक है, जैसे हिमालय बोल दो, हिमालय पर्वत का नाम है। दिल्ली एक राज्य का नाम है। ठीक है, और क्या, मोहन एक व्यक्ति का नाम है। कलम हो गया, जैसे कि कक्षा हो गया। ठीक है, ऐसे नाम आते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं उसे। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 5 भेद देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इधर लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक वही सेम हुआ जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, वही आएगा जैसे संज्ञा में था। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरिता, रामायण, लखनऊ, ठीक है, गोदावरी आदि, ये सब बोलते हैं ना, नाम है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए इधर, श्री राम श्री राम राजा थे। ठीक है, श्री राम एक व्यक्ति है, व्यक्ति के नाम है, एक भगवान के नाम है। ठीक है, भगवान जी का नाम है। हिमालय एक पर्वत है, जैसे पर्वत का नाम हिमालय है, तो हिमालय पे अंडरलाइन आप करोगे, उसको उधर लाइन नीचे करोगे और ये नीचे हिमालय लिखोगे और उसके बाजू में लिखोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तीसरा, शंकर साइकिल चलाता है। चौथा है मोहन पाठशाला जाता है। तो मतलब इसमें व्यक्ति का, वस्तु का या किसी स्थान का आपको बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक जाति अथवा वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इधर देखिए, पुरुष एक वर्ग हुआ, कुत्ता वर्ग हुआ, बच्ची का एक वर्ग होता है, शहर एक एक पार्ट ऑफ, जैसे मुंबई शहर हुआ। ठीक है, रायगढ़ हुआ। ठीक है, और कैसा, जैसे एक शहर, जैसे लखनऊ शहर हुआ। ठीक है, बनारस शहर हुआ। एक एक वर्ग हो जाता है, एक जाति हो जाता है। जैसे हिंदू एक जाति है। ठीक है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, तो एक कुत्ता है ना, मैं यहाँ फूल खिले हैं,
तो एक बगीचे में फूल खिले हैं, एक वर्ग हो गया, ठीक है। एक साइड में आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान में क्या पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षियों का एक वर्ग हो गया। बच्चा बैठा है, एक बच्चा बैठा है, ठीक है, एक वर्ग बन जा रहा है उधर, ठीक है, समझा आपको। अभी आता है भाववाचक संज्ञा पे, ठीक है। भाववाचक जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण या दोष स्वभाव, धर्म आदि का बोध होता है। मतलब भाववाचक मतलब इमोशनल, इसमें आपका इमोशन जुड़ा रहता है, ठीक है। इन सिंपल में बोला जाए इमोशन आपके, जिसमें गुण हो, दोष, स्वभाव, आपका आचरण, ठीक है, आदि का आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे वीरता हुआ, स्वाद हुआ, बुढ़ापा, क्रोध, दुश्मनी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता जग में प्रसिद्ध है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की क्या है, वीरता जग में प्रसिद्ध है, तो कि भाव आ रहा है ना भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो वीरता आपको वीरता आप अंडरलाइन करोगे, नीचे लिखोगे वीरता, उसका लिख दोगे भाववाचक, ठीक है। बुखार की दवा का स्वाद कैसे ला, यानी कड़वा है, ठीक है। तो बुखार है ना, तो आपको बुखार है, एक भाव है, तो हो रहा है, तो सॉरी, बुखार की दवा स्वाद कैसे लाए, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है आपका, एक बुखार की दवा का स्वाद, तो स्वाद पता चल रहा है ना, तो आपको वो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, बुढ़ापे, ठीक है। बचपन बहुत सुहावना होता है, बचपन, ठीक है। ऐसे वाक्य को भाववाचक कहते हैं, ठीक है, समझा। अभी आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द, द्रव्य, धातु आदि पदार्थों का नाम बताते हैं, जो शब्द क्या बोला, जो संज्ञा शब्द, द्रव्य, धातु आदि पदार्थों का नाम बताते हैं, उसे द्रव्यवाचक से इन सिंपल में बोला जाता है। सोना, चांदी, लिक्विड, जो भी दूध हुआ, पानी हुआ, लिक्विड होता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। मतलब पदार्थों के नाम पर पता चलना चाहिए आपको, पदार्थों का बोध होना चाहिए इन सिंपल में। मेरे पास सोने की घड़ी है, तो मेरे पास क्या है, सोने की घड़ी, एक पदार्थ है ना सोने का, ठीक है। तो मेरे पास बोलूँगा मेरे पास तांबे की घड़ी है, तो इस तरफ से पदार्थों का नाम आपको पता चले, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। जैसे कि नेहा पानी पीती है, तो नेहा पानी पीती है ना, पानी क्या हो, द्रव्य है, लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। अभी देखिए, दीवार पर लोहे की छड़ लगी हुई है, दीवार पर लोहे की क्या लगी, छड़ लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। 2 लीटर दूध लेना है, तो दूध क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक। अभी पांचवा है आपका लास्ट, समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं, वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं। समूह मतलब इन सिंपल में बोला जाए तो आपको समूह यानी ग्रुप, एक सेना, एक मंडल, एक संस्था, एक भीड़, एक गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा, ठीक है। हमारी कक्षा के सभी छात्र होशियार। हमारी कक्षा एक में कितने लड़के होते, 50-60 लड़के होते थे, एक समूह है, तो कक्षा ही बुलाया जाएगा ना उसको, तो कक्षा क्या हो गया, समूहवाचक। बस में सुबह बहुत भीड़ होती है, बस में सुबह क्या होती है, बहुत ही भीड़ होती है, तो भीड़ क्या हो गया आपको, समूहवाचक। उसी तरह सम्राट अशोक के पास विशाल सेना थी, सम्राट अशोक के पास क्या थी, विशाल सेना थी, तो वो उससे क्या हो जाएगा, समूहवाचक। चाबियों की गुच्छा खो गया, चाबियों का गुच्छा खो गया बताया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुच्छा क्या है, चाबियों का, ठीक है। तो एक बहुत सारी चाबियां हैं, ठीक है, उसमें गुच्छा में, तो वो खो गया, तो गुच्छा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। समझा आपको समूहवाचक पूरा। अब आते हैं हम सर्वनाम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन। जैसे कि देखिए, संज्ञा में किसी नाम का स्थान, नाम का बोध होता है ना, तो इसमें मैं, नाम के बदले मैं, तुम, वह, यह, वह लगाया जाएगा, कौन, ठीक है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं इन सिंपल में, ठीक है। जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं एक लाइन से पुरुषवाचक के बारे में। इतना देखिए, जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाए, जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं एक लेखक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरे बारे में बोला जा रहा है, मेरे बारे में लिखा जा रहा है, तो मैं वर्ड लिखा रहा था। ऐसा नहीं बोला मैंने अजय एक शिक्षक है, ठीक है। तो जैसे कि जैसा मैंने बोला अजय, तो अजय होगा तो मतलब एक नाम दिया जा रहा, तो उसे संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर क्या बोल रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, मैं आ गया ना उसी के जगह पे, तो वो सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के, तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रथम पुरुष में देखो मैं, हम, ये सब लगता है। मध्य पुरुष में देखिए तुम, आप, ये सब लगता है। अन्य पुरुष में वह, यह लग जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब अलग नहीं होता है, ठीक है। तो इसी का उदाहरण यही है।
और देखिए अभी दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चय, निश्चित होना, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ यह मेरा घर है, तो निश्चय कर रहा हूँ मैं लड़ाई में जरूर जीतूंगा, एक निश्चय कर रहा हूँ मैं जीत कर आऊंगा, एक निश्चय कर रहा हूँ, ठीक है। उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि ये वे मेरे मित्र हैं, तुम्हारे नहीं, वे मेरे मित्र हैं। आप मेरे बच्चे हो, ऐसा बोला, आप मेरे क्लास के बच्चे हो, ठीक है। तो मैं क्या, तो एक निश्चय हो जाता है, ठीक है। तो उसी कैसे निश्चयवाचक वाचक सर्वनाम, ठीक है। अभी आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या अथवा वस्तु का निश्चय ज्ञान न हो, वही होता है जिसमें निश्चयवाचक में जिसमें ज्ञान होता है और जिसमें ना ज्ञान हो वह निश्चयवाचक हो जाता है। जैसे कि आप घर जैसे कि आज घर पर कोई आ रहा है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कोई आया है कि नहीं, एक अनिश्चय कर रहा हूँ, ठीक है, एक अंदाजा लगा रहा हूँ, समझ जाइए एक तरफ से। पानी में कुछ गिर गया है, मेरे अंदाजा है क्या पानी में क्या गिरा है, पानी में कुछ गिर गया है बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे पे, निजवाचक। निजवाचक मतलब वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग में निजित्व या अपनेपन का बोध होता है, मतलब अकेलेपन का बोध होता है, अकेला, ठीक है, मैं अकेला हूँ, अकेला पढ़ाता हूँ, ठीक है, अकेला, मैं स्वयं पढ़ाता हूँ आप लोग को, तो क्या अकेला हूँ, तो उसे निजवाचक का सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है, अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं, तो स्वयं आया है उसमें, तो अंडरलाइन करो, उधर लिखो निजवाचक। जैसे कि मैं अपने लिए खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ठीक है, अपने लिए मतलब आप अकेले हो, अपने लिए बना रहे हो ना सिर्फ, और सभी के लिए नहीं, अपने लिए बना रहे, तो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अभी पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, इसमें एकदम आसान से प्रश्न, इसमें प्रश्न आपको पूछ, जिस वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। और प्रश्नवाचक में आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर दिखेगा, प्रश्न का चिन्ह आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, इधर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसने तोड़ा, तो किसने पे आप इधर अंडरलाइन कीजिए, उधर रेखांकित कीजिए और उसमें लिखिए नीचे किसने, इधर आ जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन आज गृह कार्य करके नहीं आया, शिक्षक पूछ रहा है आज कौन घर का काम, सॉरी, होमवर्क करके नहीं लाया, ठीक है, तो कौन पूछा जा रहा है, तो कौन, ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी। अभी छठवा आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य के संबंध जोड़ते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो करेगा वो भरेगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो बोएगा वही पाएगा, ठीक है, और जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, ऐसे वर्ड आपको पता चले, ठीक है। उसमें आपको मतलब एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द के वाक्य के संबंध जोड़ता है, जो एक शब्द से दूसरे वाक्य के संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो जैसे कि बोला, जो करेगा वो भरेगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, ठीक है, जो बोएगा वही पाएगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पाएगा, ठीक है। अभी आते हैं विशेषण पे। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, मतलब विशेषण मतलब किसी मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इन सिंपल में विशेषण का अर्थ ही विशेषता होता है, ठीक है। जैसे कि सुंदर, कठोर, लंबा, मीठा, एक मतलब आदि, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन सा उनका, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक वाचक। इसमें भी देखो उपभेद बोला गया है, लेकिन उपभेद हम उपभेद के लिए ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, उसमें उपभेद ज़्यादा हार्ड नहीं है, वही निश्चित अनिश्चित होएगा और ज़्यादा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। पहला आते हैं गुणवाचक विशेषण पे, ठीक है। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि की विशेषता बताए उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए एक बार, ठीक है, नरेंद्र, उदाहरण देखिए, नरेंद्र एक भला लड़का है, क्या नरेंद्र एक भला लड़का है, मतलब एक अच्छा लड़का है, उसकी विशेषताएं बताया जाए, क्या उसकी भला है, उसका दोष या गुण बताया जाए, तो उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सॉरी, ठीक है।
तो उधर क्या लिखोगे, भला को टिक मार्क करोगे, उधर लाइन अंडरलाइन करोगे और लिखोगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अभी कुलदीप दुष्ट आदमी है, कुलदीप क्या है, दुष्ट आदमी है भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दुष्ट क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल या मात्रा का ज्ञान होता है, मापतोल मतलब आपको पता है मापतोल, ठीक है, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखिए इधर क्या लिखा है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय, इसमें भी दो भेद होते हैं, जैसे कि निश्चय होता है और निश्चय होता है। निश्चय मतलब आपको पता है वह उतना ही निकलेगा, उतना ही मापतोल होएगा। जैसे कि मैं बोलूँगा 2 मीटर कपड़ा दो, ठीक है, तो 2 मीटर दो ना भाई, तो मैं बोला कुछ कपड़े दो क्या, नहीं ना, मैं निश्चय करके बोल रहा हूँ, 2 मीटर कपड़ा दो। जैसे कि इधर लिखा है 2 मीटर सफ़ेद कपड़ा दो, जैसे 1 लीटर दूध दीजिए चाहिए। ठीक है, तो एक निश्चित तरह से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अंदाजे से नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अंदाजे से बोलूँगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पानी ले आओ, बहुत चाय है, ठीक है, थोड़ा दूध दे दो, ऐसा बोलूँगा तो अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, अभी तीसरा होता है संज्ञावाचक, जिसमें संख्यावाचक, जिसमें आपको संख्या पता चले। जैसे कि कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है, तो संख्या पता चल रही है ना आपको, क्या बता रहा है देखो इधर, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इनके दो भेद होते हैं, जैसे निश्चय संज्ञावाचक विशेषण, जिस शब्द से निश्चय संज्ञा का बोध होता है वो उसे निश्चय मतलब आपको बोध हो रहा है। कक्षा में 50 छात्र हैं, आप ऐसा अंदाजा लेके नहीं बोल रहे कक्षा में कितने तो छात्र होंगे। ठीक है, आप निश्चय करके बोल रहे कक्षा में 50 छात्र हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा, इस बार फलों की कीमत दुगनी हो गई, तो दुगनी हो गई आपने निश्चय करके हो रहे। ठीक है, जैसे कि अभी पेट्रोल का दाम जैसे कि अभी देखो पेट्रोल का दाम 110 रुपये, ऐसा मैं बोल दूंगा। ठीक है, अभी अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण देखिए, जिसमें जैसे बोला हुआ पेट्रोल का दाम दुगुना बढ़ने वाला है। ठीक है, पेट्रोल का दाम अभी और बढ़ने वाला है, तो एक बोलते हैं ना अंदाजा लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इधर लिखा है हजारों लोग क्रिकेट देख रहे हैं, तो हजारों में क्या बोला मैं, 1000 बोला हूँ, 10,000 बोला हूँ क्या, नहीं ना, तो हजारों लोग बोला हूँ, तो क्या हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक। समझा। अभी आते हैं हम सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि जो सर्वनाम शब्द किसी संख्या से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, मतलब सर्वनाम शब्द की इसी संख्या से पहले आकर, मतलब संख्या से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे उस पंखे को बंद कर दो, ठीक है, उस पंखे को बंद कर दो ना, जैसे कि उस आ गया। ठीक है, कोई बच्चा रो रहा है, जैसे कल यहाँ वह व्यक्ति आया था, वह, तो क्या हो जाएगा, वो सर्वनामिक हो जाएगा, मतलब उसकी विशेषता पहले ही बताया जाए। व्यक्ति आया था, तो उसकी विशेषता पहले ही बताया जा रहा है ना। कल यहाँ वह व्यक्ति आया था, कल आया था ना, तो उसकी विशेषता पहले ही बताया जा रहा है। वह घड़ी बहुत ही सुंदर है, तो वह घड़ी बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो ऐसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझा। अभी क्रिया आ जाओ। क्रिया जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी प्रक्रिया किसी घटने का होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि तृप्ति पढ़ती है, राखी गाती है, ठीक है, गाती है ना, तो वो हो जाएगा क्रिया, गाती है तो वो क्रिया में हो जाएगा, गाने का कार्य कर रही है। ठीक है, पढ़ती है, पढ़ने का कार्य कर रही है, खेल रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है, खाना पकाएगी मतलब एक कार्य हो गया। ठीक है, तो ये सब कार्य का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। इसके कुछ कितने भेद होते हैं उसके, मतलब 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर अन्य भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर सकर्म अकर्म होता है, और संयुक्त अन्य भेद क्या होता है, संयुक्त सहायक प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर कोई 2 भेद, क्रिया के 2 भेद, मतलब सकर्म और अकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है, जैसे मैं बोलूँगा लता पत्र पढ़ती है, तो लता क्या पढ़ती है, पत्र पढ़ती है। ठीक है, तो क्रिया उनका कर्म होता है, मतलब क्रियाओं के साथ उसका कर्म होता है। तो पत्र पढ़ने का कर्म हो रहा है ना, पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, वह
सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो अभी अकर्मक क्रिया जैसे जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। मैं बोला लता गाती है, लता गाना गाती है, ऐसा बोला क्या? अगर लता गाना गाती है ऐसा बोलता तो आपको सकर्मक लिखना पड़ता। ठीक है, लता गाती है, क्या गाती है मालूम नहीं, लेकिन गाती है तो उसको अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, अभी क्रिया के अन्य भेद। ठीक है, 3 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया देखिए, जैसे कि जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि धातुएं, जैसे जो धातुएं मतलब क्या होता है, जैसे लिक्विड हो गया, रोने लगा तो लिक्विड हो जाता है ना। ठीक है, तो रघु सो चुका है, राम रोने लगा, मतलब इन वाक्यों में सो चुका तथा रोने लगा क्रिया एक से अधिक धातुएं से मिलकर बनी होने के कारण संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, समझा। अभी आता है दूसरा सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के संपन्न होने में सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया के संपन्न होने में, ठीक है, सहायक होती है। सहायक मतलब किसी सहायता। ठीक है, रघु विद्यालय गया होगा, क्या बोला, रघु विद्यालय गया, ऐसा बोला हो क्या? गया होगा बोल रहा हूँ, सहायक क्रिया जोड़ रहा हूँ, होगा। ठीक है, राम खाना खा चुका। ठीक है, क्या लिखा, राम खाना खा लिया, क्या बोला ना, खा चुका। ठीक है, तो सहायक जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जिसमें इन वाक्यों में गया था, खा मुख्य क्रियाएं हैं और होगा तथा चुका क्रियाएं इन क्रियाओं के संपन्न होने में सहायता कर रहा है। संपन्न हो जाएगा तो रघु विद्यालय गया होगा, ये कार्य संपन्न हो गया तो सहायक क्रिया। ठीक है, अभी तीसरा आता है प्रेरणात्मक क्रिया। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि संचालक ने कवि से कविता सुनाई। संचालक ने क्या बोला, कवि से कविता सुनाई संचालक ने। जैसे शिक्षक ने एक छात्र को लिखवाया, छात्र को उठाया और सभी बच्चों को बोला पढ़वाने के लिए। ठीक है, तो एक शिक्षक ने, मतलब एक कार्य शिक्षक नहीं, वो किसी के द्वारा करवा रहा है ना, क्यों क्या स्वयं न करके किसी के दूसरे के करवाता है तो अथवा उसे क्रिया के करने के प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम अपना अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, अविकारी शब्द, अविकारी वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पहले बोला था, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें अव्यय होता है, यहाँ की जैसे कि देखिए यहाँ, वहाँ और परंतु के साथ, कारण आदि, ये सब अव्यय हैं। ठीक है, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, उदाहरण अभी देखिए क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यह विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंध होती है। ठीक है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, समझा, संबंधित होती है उससे क्रिया विशेषण। जैसे कि बोला था वहाँ कोई नहीं था, बोला था ना स्टार्टिंग में, देखो यहाँ, वहाँ और परंतु, साथ, कारण आदि, ये सब आपको, मतलब ये अव्यय, जैसे कि इसमें अविकारी जिसे जुड़ा रहता है। ठीक है, वहाँ कोई नहीं था तो मतलब क्रिया, कोई नहीं था ना, तो कोई नहीं था तो वहाँ क्या, कहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, तो ठीक है, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बहन कल आएगी, बहन कभी आएगी, कल आएगी। ठीक है, तो कल अंडरलाइन करोगे, उससे क्या करोगे, क्रिया विशेषण। गाड़ी धीरे धीरे चलती है तो क्रिया हो रही है धीरे धीरे चलने का, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पिताजी ने क्या, उसको बहुत समझाया, मेहनत करके समझाया। ठीक है, तो बहुत अंडरलाइन करोगे तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम ये के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि भालू बच्चों के साथ रहने लगा। ठीक है, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। ठीक है, तो उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। के साथ आया है ना, इधर संबंध जोड़ रहा है, 2 वाक्यों का संबंध जोड़ रहा है ना, तो उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि भालू बच्चों के साथ रहने लगा, तो के साथ आया है ना, तो उसे अंडरलाइन कीजिए, उसके के उधर लिखिए संबंध सूचक वाक्य अव्यय। मैं शेर की ओर बढ़ा, मैं शेर की ओर बढ़ा, की ओर देखो, की ओर आया तो उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है,
लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। लड़के के पीछे ना, के पीछे, तो क्या हुआ, संबंध सूचक। जो जोड़ने का, दो शब्दों को जो जोड़ने का कार्य करता है उसे संबंध सूचक कहते हैं। मैं दीदी के लिए तोहफा ले गया, दीदी के लिए ले गया ना, उसे संबंध सूचक कहते हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक मतलब जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है उसने समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, लेकिन आया है ना, उसमें लेकिन, किंतु, परंतु, की, या, और, ये सब आपको वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य, दो वाक्य शब्दों का जोड़ने का, दो समूहों को जोड़ने का कार्य करेगा तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक, हाँ ठीक है, ये समुच्चय बोधक ही शब्द है। लेकिन, की, या, और, ये सब समुच्चय बोधक ही अव्यय है, ठीक है, शब्द है। जैसे कि राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। ठीक है। लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। ठीक है, तो लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। मोहन या सोहन कोई भी आ जाओ, तो मोहन या सोहन, या, तो या आया तो समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो शब्द आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे कि विस्मय आदि बोधक में देखो एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, इसको एक्सक्लेमेटरी देखो इधर लिखा वाह के आगे, वाह के बाजू में। ठीक है, तो इसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या पता चलना चाहिए, आपका भाव पता चलना चाहिए, भय, हर्ष, शौक, आपका इसमें फीलिंग्स पता चलना चाहिए। जैसे कि वाह कितना सुंदर ताजमहल है, अरे संकट मोचन जी आप यहाँ, एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है, लेकिन एक अंदाजे से, एक बोलते हैं ना, एक भाव से पूछ रहे, अरे संकट मोचन जी आप यहाँ। ठीक है, हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया, ऐसा बोलते हैं, हाय, एक दुखद, ठीक है, कहानी, छी ऐसी गंदगी, एक छी, एक भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है मुझे आपको यह पूरा समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल में अपडेट करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हिंदी से रिलेटिव जो भी क्या बोल रहे हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये शब्द भेद ईजी, एकदम आसान तरीके से मालूम पड़ जाए कि किस तरह से हमें पहचानना है, कौन सा भेद है, किस तरह से हम लोग को लिखना है, क्या वो कौन सा चिन्ह आपको मालूम पड़ेगा, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।